हे गाइस। तो गाइस ये विजन की 22 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स फ्रॉम द 27 सितंबर। तो क्या हुआ है इसमें कि जो स्ट्रीमिंग की जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा की जब भी पार्लियामेंट मीटिंग्स होती हैं तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा 27 सितंबर। ठीक है। तो अभी क्या 2021 में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी आई थी एक रूल्स के साथ ही किस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और रिकॉर्डिंग की जाएगी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की इंडिया में। इससे पहले भी 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि अगर हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट करते हैं तो वो एक जस्टिस को राइट टू असेस जस्टिस का एक पार्ट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 है क्या? राइट टू लाइफ। फाइन। करंटली हमारे 6 हाई कोर्ट्स हैं, नेम गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना एंड मध्य प्रदेश, जो अभी तक कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम कर रही है थ्रू देयर चैनल ऑन यूट्यूब। लाइव स्ट्रीमिंग अगर होती है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की, वो ई कोर्ट प्रोजेक्ट का थर्ड फेज का पार्ट था और एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जुडिशरी में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है? कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन अ सिग्निफिकेंट लीगल डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व्ड और अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, तो आर्टिकल 145 क्लोज 3 के अंडर हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमेशा ओड नंबर में रखता है हमेशा, क्योंकि जो भी मेजोरिटी होता है उसी रूल को हम वो करते हैं, मतलब मेजोरिटी को ही अवार्ड होता है। 5, 7 और 9 एक्सेट्रा जजेस को बनाया जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं हमेशा। बेनिफिट्स क्या ऑलरेडी बता चुके, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से होती है, एक इंक्लूसिविटी प्रमोट होती है, लीगल रिसर्च भी होती है, इसके अलावा लोग अवेयर होते हैं, कॉन्फिडेंस भी लोगों का बढ़ता है जुडिशरी पे। ठीक है। फिलहाल इशू ये क्या है कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंडिया में इतना अच्छा नहीं है, हमें यूट्यूब की जगह कोई अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा मैन पावर की कमी और डिजिटल डिवाइड भी इंडिया में है, क्योंकि अगर आप रूरल एरियाज में देखो, रिमोट एरियाज में देखो, वहाँ इतना अच्छा नहीं है, जबकि अर्बन एरियाज में बहुत है। डिजिटल गैप बहुत ज़्यादा है, डाटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, प्राइवेसी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, सो दैट विक्टिम और विक्टिम दोनों की सेफ रहे। ठीक है। इसके अलावा मीडिया बहुत ज़्यादा सेंसेशनल चीज़ों में भी आ जाते हैं, तो वो रिस्क बना रहता है और लोगों का ओपिनियन जजेस पे रहता है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, Department of Telecommunication introduced draft telecom bill to provide relief to the stressed careers, eases M&A rules। ठीक है। तो अभी का जो ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2020 है, इसका ये आया है जो क्या करते का, जो अभी जो लीगल फ्रेमवर्क है अभी, इंक्लूडिंग चाहे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन है, इन सब के एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उनको रिप्लेस कर देगा। इस बिल की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जो भी इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो हम ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना सकें और बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें, इसलिए इस बिल की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि और जो बिल है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी के इंपॉर्टेंस में अगर हम देखा जाए तो हमारे इंडिया में अब तक 117 करोड़ सब्सक्राइबर और इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम है, इसलिए हमें ग्रेटर लीगल सर्टेनिटी भी प्रोवाइड करनी है। की फीचर का सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बहुत आउटडेटेड कंसेप्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कितने पुराने बिल 1885 का, 1933 का, ठीक है, उनको रिप्लेस करना है और नए डेफिनेशन लेके आनी है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की। इसके अलावा हमने क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकॉग्निशन देना है। एक सेकेंड भाई, यस। तो इसमें हमें क्या करना है, हम चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हम प्रिविलेज दें और वो एक राइट है। ठीक है। पहली बात तो ऊपर से प्रोवाइड क्या करेगी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को लाइसेंस प्रोवाइड करेगी कि सो दैट वो नेटवर्क्स प्रोवाइड कर सके, रजिस्टर करेगी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, वायरलेस इक्विपमेंट्स को ऑथराइज्ड करेंगे, जैसे वाईफाई वगैरह हो गया, और स्पेक्ट्रम असाइन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, हमें क्या करना है, चीज़ों को तेज करना है, ऑफ राइट ऑफ वे फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट हम क्या कर सके, यूनिफॉर्म और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैटर में राइट ऑफ वे को ऑब्टेन कर सके। इसके अलावा हमें रिस्ट्रक्चर करना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। लाइक इतने सारे नेटवर्क्स हैं जो भी उनको सिंप्लीफाई करना चाहे, उसका मर्ज कर, रिमर्ज करें या फिर एक्वायर करें। इसका हमें टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड को सेटअप करना है इन प्लेस ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है। अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, इनविजिबल नंबर्स द ट्रू एक्सटेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिपोर्ट रिलीज बाय द WHO। ठीक है। तो आपको पता ही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जो क्रोनिक डिजीज होती है, लंबे समय तक चलती है, जो एक दूसरे से नहीं फैलती, जैसे कैंसर, डायबिटीज होगी, जो कब कैसे फैलती है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल बिहेवियर फैक्टर। ठीक है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हमारे इंडिया में जितनी भी डेथ्स होती है 74% डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है, और इसलिए हमें कुछ इंटरवेंशन लेनी चाहिए, मतलब पब्लिक को कुछ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, जिस सो दैट हम क्या कर सकें, एटलीस्ट जो 39 मिलियन नॉन कम्युनिकेबल डेथ्स होती हैं उसको हम
बचा सकें 2030 तक, ठीक है। ओनली जो 5% ही एक्सटर्नल जो एड मिलती है उसकी वजह से जो जानें बचती हैं, नहीं तो नहीं बचती, ठीक है। मतलब इतनी डेथ हो जाती है, ओनली 5% हम बचा पाते हैं, ठीक है। कोविड-19 की वजह से ये चीज़ों का स्टेटस बहुत ज़्यादा वर्स हुआ है, क्योंकि उस वक्त सारा का सारा फोकस कोविड को प्रिवेंट करने में लग गया, जिसकी वजह से ये इस पर जो काम चल रहा था वो रुक गया, ठीक है। इसके अलावा ये इकोनॉमी को डैमेज करती है, लो प्रोडक्टिविटी के वे में, एट वर्क, अर्ली रिटायरमेंट एंड आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग, ठीक है। रिकमेंडेशन ये कि हमें क्या करना है, ज़्यादा एम्फेसिस करना है कि किस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर ग्लोबल एक्शन प्लान, ठीक है। कि मतलब किस तरह से जो भी रोड मैप बना हुआ उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को इंटीग्रेट करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के। इसके अलावा जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की सर्विसेज है उसको इंक्लूड करना है बेसिक बेनिफिट पैकेज में फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसके अलावा हमें ये करना है जो अनहेल्दी फूड का एडवर्टाइजमेंट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, सो दैट लोग अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बरत सकें, ठीक है। रिपोर्ट ने फॉलो किया लॉन्च ऑफ ग्लोबल एनसीडी कॉम्पैक्ट 2020, जिसका एम है कि हम क्या कर सकें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट और कंट्रोल कर सके। इसके अलावा हाई प्रोफाइल फ्लैगशिप इनिशिएटिव है WHO डिपार्टमेंट ऑफ फॉर एनसीटीज का। इसका एम है कि मेंबर स्टेट्स को हमने इंश्योर करना है कि वो ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम को अडॉप्ट करें सो दैट हम एनसीडी आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकें और लोगों की लाइफ बचा सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट अप्रूव मॉडिफिकेशन इन प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। अभी ये कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। बहुत बार बताया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की होता है तो हम इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके, ठीक है। और ये स्कीम किस पे, उनके नेशनल प्रोग्राम हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मीटर, ठीक है। तो इसमें बात की जाएगी सोलर पीवी मीटर जिसको हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और इसकी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी उस पर रिड्यूस करेंगे। इस प्रोग्राम के फीचर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। मॉडिफाइड प्रोग्राम के अंदर एक फिजिकल सपोर्ट दी जाएगी, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको दी जाएगी सभी टेक्नोलॉजी नोड्स को अंडर स्कीम ऑफ सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इन इंडिया एंड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब्रिकेशन। इसके अलावा 50% जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म आपका खर्चा है, लाइक अगर आप कोई मशीनरी ले रहे हो जो बार बार नहीं होता है, ठीक है, जो एक बार होता है। फाइन, रेवेन्यू खर्चा वो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो बार बार होता रहता है। अगर आप कोई किसी की सैलरी दे रहे हो, ठीक है, जो मंथली हो रहा है या डेली हो रहा है, दैट इज कवर्ड अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म होता है, एक टाइम के लिए होता है, तो 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया जाएगा अंडर द स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब्रिकेशन एंड सेमीकंडक्टर इन इंडिया, ठीक है। एम इसका ये कि हमें सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट बूस्ट करनी है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ट्रांससेकिंग ऑन नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। इसके अंदर क्या 19,500 करोड़ के आउटले से हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे अगले 5 सालों में, सो दैट हम क्या कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम क्रिएट कर सके ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स इन इंडिया थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ गीगावाट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, पॉलीसिलिकॉन सेल्स, इनगोट, वेफर्स एंड पैनल्स, सो दैट हम उस मॉड्यूल्स को सैंपल कर सके। इसके अलावा हमें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करना है सो दैट जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस उसको रिड्यूस कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, R&D हमें अच्छा करना है सो दैट हम और अच्छे एफिशिएंट सोलर पीवी मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है एक हमने शायद करा है रिलेटेड न्यूज़ में, इंडिया UN अवार्ड जीता है फॉर इट्स हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो कि क्लास स्केल हाइपरटेंशन इंटरवेंशन था विद इन द एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस डिजीज पे जीता है, हाइपरटेंशन पे। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022, इसको रिलीज किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड इवन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस ने। ये पहले तरह का एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 जब हुई थी नवंबर 2021 में, तहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया था और ये पार्ट है किसका, ब्रेक थ्रू एजेंडा का, ठीक है। ब्रेक थ्रू एजेंडा है क्या, इसमें नियर अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी को 2/3 कवर किया गया इंक्लूडिंग G7, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। द ब्रेक थ्रू एजेंडा करंटली कवर्स मोर देन 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इंक्लूडिंग G7, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। इसका एम है कि हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना है 5 सेक्टर्स में नियरली जो 60% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को एमिट करते हैं, ठीक है। वो 5 सेक्टर जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन आ रहे हैं, और वो 6 सेक्टर्स कौन कौन से 5 सेक्टर, पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर। तो 5 सेक्टर के नाम आपको पता होना चाहिए ब्रेक थ्रू एजेंडा में कौन कौन सेक्टर्स कवर है। क्या क्या रिकमेंडेशन है, पावर का यही बोले कि हमें क्या करना है, क्रॉस बॉर्डर जो रीजनल पावर इंटरकनेक्शन है उनको रीअसेस करना है और स्मार्ट ग्रिड्स की जरूरत है सो दैट हम क्लीन पावर सिस्टम जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर सके। रोड ट्रांसपोर्ट पे ये कि हमें क्या करना है, सभी जो न्यू रोड व्हीकल्स हैं उनको टाइमली सेल करना चाहिए और जीरो एमिशन के साथ आना चाहिए। मतलब अगर जहाँ पे कोई व्हीकल 10 या 12 साल पुराने हो चुके हैं देन सेल इट, फाइन। इसके अलावा स्टील पे कि हमें लो एमिशन होने चाहिए, ऐसी स्टील की डेफिनेशन होना चाहिए विच वी हैव टू एग्री ऑन कॉमन डेफिनेशन फॉर लो एमिशन एंड नियर जीरो एमिशन स्टील। हाइड्रोजन में कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन स्कीम को करना है सो दैट हम रिन्यूएबल
और लो कार्बन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर कर सके। एग्रीकल्चर पे अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एग्री करना सो दैट हम नेचुरल रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग कर सके जिस पे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, ये सब। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च कन्वर्जेंस पोर्टल। अभी ये पोर्टल क्या करेगा, इस पोर्टल में क्या किया जाएगा, कुछ चीज़ों को मर्ज किया जाएगा, दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम एंड प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इन तीन को कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अंदर जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है इन स्कीम्स के वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी अवेल कर सकते हैं और इसमें एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, उनको 3% की इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, ठीक है। अब जब हम सबके बारे में पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है, जिसके अंदर मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन आपको मिल जाता है, ठीक है, जो कि 2020 में स्टार्ट हुई थी, सो दैट हम हार्वेस्ट के बाद जब भी आप क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हो उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सको और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स बिल्ड कर सको। इसके अंदर आपको 3% इंटरेस्ट पर छूट मिलती है, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट है। यह है प्रधानमंत्री। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग वाली है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2020 में लॉन्च हुई थी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो हम क्या कर सके, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जो छोटे लेवल पर एंटरप्राइज हैं उनको कॉम्पिटिटिव बना सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जैसे रॉ मटेरियल, जैसे आलू से चिप्स बनाना, ठीक है, टमाटो से सॉस बनाना, तो उनको उन एंटरप्राइजेज को हम एनहेंस कर सकें। इसके अलावा क्या है, यस, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका काम ये क्या है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है सो दैट हम सप्लाई चेन को अच्छा बना सकें गेट से लेकर रिटेल तक। अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर कुछ और सब स्कीम्स के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा दोनों जो फूड प्रोसेसिंग और कौशल संपदा योजना है वो इंप्लीमेंट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो कि कौन सी मिनिस्ट्री उसको कर रही है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा राइट। अब हम चलते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, दैट इज द पीएम केयर फंड। अभी का जो रतन टाटा है जो कि टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन है, केटी थॉमस और जो कैरा मुंडा है, उनको अपॉइंट किया गया एज अ ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड को क्रिएट किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के थ्रू। इसके अंदर सभी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, आपकी अपनी मर्जी जितना आपको डोनेट करना करो और इसकी कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलती। जो भी डोनेशन होती है इसके अंदर वो क्वालिफाई होती है 80G बेनिफिट्स, मतलब कि इसके अंदर इनकम टैक्स नहीं लगता, 100% एग्जम्पशन होती है और प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन है। नेक्स्ट है यील्ड कर्व कंट्रोल। अभी के जो जापानीज येन है उसने अपने को डिक्लाइन किया है फर्दर, जबकि बैंक ऑफ जापान हैज स्टक विद द पॉलिसी ऑफ यील्ड कर्व कंट्रोल। यील्ड कर्व कंट्रोल क्या होता है, इसको इंटरेस्ट रेट कैप भी बोलते हैं, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये मेनली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पर टारगेट करता है, सेंट्रल बैंक करता है, जैसे अपना इंडिया का आरबीआई, फिर जापान का भी जो सेंट्रल बैंक होगा वो ये करते हैं इंटरेस्ट रेट को टारगेट करता है सो दैट जो बॉन्ड्स का बाइंग और सेलिंग है वो जितना होना चाहिए, रेट टारगेट होना चाहिए, उसको हिट करे। ये क्वांटिटेटिव ईजिंग से अलग है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टारगेट से भी अलग है। जो यील्ड कर्व कंट्रोल होता है वो फोकस करता है बॉन्ड के प्राइस पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यील्ड कर्व कंट्रोल फोकस करता है बॉन्ड के प्राइस पे और इकोनॉमिक स्टिमुलस देता है, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एज शॉर्ट टर्म रेट्स नियर जीरो, ठीक है। इसका एम होता है रिसेशन को प्रिवेंट करना और उसका इम्पैक्ट जो पूरे कंट्री में पड़ेगा उसको कम करना होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल कमेटी ऑन फार्मा मार्केटिंग। 5 मेंबर की कमेटी थी जिसको लीड किया जा रहा है वीके पॉल के द्वारा। उन्होंने इस फॉर्म किया था गवर्नमेंट टू रिव्यू फार्मा मार्केट प्राइसेस, ठीक है। जो भी कितने फार्मेसी कितने मार्केटिंग प्राइस था उनको रिव्यू करने के लिए अभी ये कमेटी बनाई गई है। ये एग्जामिन करेगा इट एग्जामिन द प्रोविजंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव टू रेगुलेट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ये रिकमेंड करेगा कहाँ पे कौन से लीगल मैकेनिज्म होनी चाहिए सो दैट मार्केट को रेगुलेट कर सके। करंटली जो यूनिवर्सल कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है 2015 का, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कंडक्ट को गवर्न करता है, ठीक है। अलग अलग एक्सपेक्ट जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, टेक्सटाइल एंड ऑडियोविजुअल, प्रमोशनल मटेरियल, सैंपल्स, गिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट नैनो प्लास्टिक रिसर्चर ने डेवलप किया है एक न्यू मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म में कितना अमाउंट में नैनो प्लास्टिक है वो मेजर कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने क्या किया, एक लेटेस्ट प्लांट एक्सपोज किया है कि उसके अंदर नैनो प्लास्टिक पाया गया है प्लास्टिक वेस्ट से इन एनवायरमेंट पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल, ये 2 प्लास्टिक पाए गए हैं। नैनो प्लास्टिक टीनी बहुत छोटे नैनो नाम से समझ छोटे अमाउंट में प्लास्टिक डेब्रीज है जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से भी कम है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से सेल डैमेज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन आ सकती है, ग्रोथ भी कम हो सकती है, डिफॉर्मेटीज हो सकती है और मैराइन ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है
एक्शन अगेंस्ट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। पहली बार किया जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने क्या किया है, दे हैव ऑस्टेड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम द बुद्धाबाड़ बॉर्डर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अगर 2014 का देखें तो ये जो इंसिडेंट था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का वो 77% कम आ चुका था। ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है 2022 में। कौन कौन से हुए थे? ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल एंड ऑपरेशन चक्रबंधा। तो तीनों ऑपरेशन के नाम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड द एक्शंस अगेंस्ट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट है टोमिस्टोमो। ये शायो रिक्लूसिव स्पीसीज है जो दैट टिपिकली रिटेट्स फ्रॉम एरिया विद अ हाई डिग्री ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। साइंटिफिक नेम इसका ये है। ये लार्जेस्ट स्लेंडर सॉलिड क्रोकोडिलियन स्पीसीज है जो बिलोंग करता है साउथ ईस्ट एशिया से। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द बोर्नियो पेनिनसुला मलेशिया एंड सुमात्रा। फ्रेश वाटर स्पीसीज है और फ्रीक्वेंटली कहाँ पाया जाता है? पीट स्वैम्प फॉरेस्ट में पाया जाता है। आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर है। फाइन। नेक्स्ट है लॉकटक लेक, इसको फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है लॉकटक लेक मणिपुर में। लॉकटक लेक सिचुएटेड है इन अ वैली नियर इम्फॉल, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। यहाँ पे 100 ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड जिनको फुमगीज भी बोलते हैं, मल्टीपल प्लांट स्पीसीज है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जैसे क्यूबेल लमजाओ नेशनल पार्क, जो है ओनली नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। लास्ट नेचुरल हैबिटेट है संगाई डियर का, जो कि एक एंडेंजर डियर है जिसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और भी स्पीसीज है यहाँ के जैसे होक डियर, ऑटर और होस्ट ऑफ वाटरफॉल एंड माइग्रेटरी बर्ड। नेक्स्ट है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। इसरो ने अभी हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट किया अपने अगले लॉन्च व्हीकल के लिए। इसने मोटर यूज़ की है जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पोलिब्यूटेरिन एज अ फ्यूल, और इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजर है वो लिक्विड ऑक्सीजन है। एंड जो सॉलिड होते हैं एक लिक्विड कॉम्बिनेशन होते हैं। जो डेरी जो हाइब्रिड मोटर होती है वो फ्यूल तो सॉलिड यूज़ कर रही है और जो ऑक्सीडाइजर वो यूज़ कर रही है वो लिक्विड। ठीक है, मतलब जो सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं वो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ही सॉलिड यूज़ करेंगे और लिक्विड में दोनों लिक्विड होंगे। लेकिन हाइब्रिड में क्या है, फ्यूल सॉलिड है और ऑक्सीडाइजर लिक्विड है। जो यूज लिक्विड के यूज़ से क्या होगा, थ्रोटलिंग ईजी हो जाती है और जो भी कंट्रोल होता है ओवर द फ्लो रेट ऑफ ब्लॉक्स वो इनेबल करता है रीस्टार्ट कैपेबिलिटी। बेनिफिट्स क्या, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ग्रीनर होते हैं, सेफ होते हैं टू हैंडल करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्श इनिशिएटिव। अभी के जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने एमओयू साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ, सो दैट हम क्या कर सके, वो सर्विस सेंटर स्टार्ट कर सके अंडर द सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श इनिशिएटिव। स्पर्श इनिशिएटिव मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, जिसका काम ये है कि हमें क्या करना है, पेंशन देनी है डिफेंस पेंशनर्स को। फाइन, ये किसका काम है, डिजिटल इंडिया का विजन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट का। लास्ट न्यूज है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, नेशनल लेवल वर्कशॉप है जिसको हेल्ड किया गया स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ 29। इसका काम ये है कि जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो उन लोगों को ड्रॉप आउट करने से रोकना है 8 क्लास 8 और उनको एनकरेज करने की अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो। इसको इंप्लीमेंट की जाएगी बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो डिस्पर्स होता है डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट फॉलोइंग द डीबीटी मोड। फाइन, तो कहते हैं 31 सितंबर कंप्लीट होती है। बाकी हम इस वीक की पूरी कंप्लीट करेंगे, दैट इज द 22 सॉरी ये हमने आई थिंक 22 सितंबर की कवर की है। यस, नेक्स्ट हम करते हैं 23 सितंबर की कवर। यस, तो इसकी फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं हम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंप्लीट 4 ईयर्स वेट। यस, तो ये लॉन्च हुई थी 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वेट, यस, सो इट वाज लॉन्च इन 2018 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं 5 लाख का और 10.74 करोड़ लोगों को, वो फैमिलीज जो फैमिलीज को फॉर स्कैनिंग टर्शरी केयर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, की फीचर्स क्या, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और आयुष्मान भारत स्कीम पे वो है। फंडिंग पैटर्न क्या, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 60% पैसा सेंटर देती है और 40% देती है स्टेट। के लिए 90% है और नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट्स के लिए 100% के लिए। ठीक है, सॉरी यूनियन टेरिटरीज में 100% के लिए। फाइन, बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए जाते हैं थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011। फैमिली साइज और फैमिली एज पे कोई भी कैप नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को भी कवर करता है। देखो यूजली जब मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर नहीं करता है, लेकिन ये कवर करता है और बेनिफिट्स आर अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो आउट ऑफ, अगर आपको एकदम से कोई बीमारी होती है जो आपको बहुत एक्सपेंडिचर होगा तो उसको रिड्यूस करती है। 4 करोड़ लोग अभी भी इसका फ़ायदा उठा के फ्री हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा क्वालिटी हेल्थ और मेडिकेशन मिलता है। 37 मिलियन हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे हैं थ्रू नेटवर्क ऑफ 25,000 हॉस्पिटल। इसके अलावा अफोर्डेबल होता है, अकाउंटेबल होता है, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव रहती है। इसके अलावा क्या है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसको भी इनफॉर्मल सैनिटेशन वर्कर्स तक एक्सटेंड किया जा रहा है, सो दैट हम इसका फायदा ग्रास रूट लेवल तक के लोगों को दे सके। ठीक है, इसके लिए जो प्रीमियम उसको फंड किया जाएगा फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम सेंटर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिजीनियस टॉयज टू प्रमोट द लर्निंग इन आंगनवाड़ी सेंटर। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने एक न्यू मेथड स्टार्ट किया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बच्चों को, यंग चिल्ड्रंस को टॉयज
बनाना सिखाएंगे फॉर प्रमोटिंग इंडिजिनियस टॉयज फॉर लर्निंग अमंग वेरी यंग चिल्ड्रन। इसके अंदर टेराकोटा टॉयज हैं फ्रॉम गुजरात, कोंडापल्ली, इटिकोटा टॉयज ऑफ आंध्र प्रदेश। वैसे कुछ क्लासिकल टॉयज हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, 8 या 10 तरह के हैं जो आपको पता होना चाहिए। चंगपट्टा टॉयज ऑफ कर्नाटक एंड बैम्बू टॉयज ऑफ त्रिपुरा। जो लोकल टॉयज होंगे किसी के भी, दीज आर यूज इन आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस, आंगनवाड़ी सेंटर, सो दैट हम लोगों को एजुकेट कर सकें, बच्चों को उनकी फैमिली के अबाउट हेल्दी लिविंग एंड गुड न्यूट्रिशन करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या करती है, कुछ स्टेट वाइज जो भी इंडिजिनियस जो भी उस स्टेट का फेमस टॉय है उसकी डाटा बना रही है और वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ बांटेगी। स्टेट्स को बोला जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, वहाँ के लोकल जो प्ले मटेरियल, लोकल टॉयज हैं उनकी नॉलेज बच्चों को दो, ठीक है, वहाँ की फोक स्टोरीज सुनाओ और लोगों को उन टॉयज के बारे में अवेक करो। डाइवर्सिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेट्स को एक दूसरे के साथ भी पेश किया जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश और पंजाब को एक साथ जोड़ दिया गया। तो इससे क्या होगा, जो आंध्र प्रदेश के बच्चे वो पंजाब के टॉयज को समझ पाएंगे और पंजाब के बच्चे आंध्र प्रदेश के टॉय को समझ पाएंगे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होगा इसका, इससे हम एक लर्निंग एक्सपीरियंस कर सकेंगे, टीम वर्क, सोशल इंटरेक्शन, हम बेटर लर्न कर सकते हैं, आउटकम्स इन मैथमेटिक, लैंग्वेज एंड साइंस, स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने कल्चर के साथ, हम लोकल टॉय इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे। इंडिया की टॉय इंडस्ट्री अगर हम देख लेते हैं, ये $1.7 बिलियन की है। इंडिया की जो टॉय मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि चाइना के टॉयज बहुत ज़्यादा आते हैं। मेड इन इंडिया टॉयज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी इंपोर्ट अगर टॉय होगा तो उसको BIS सर्टिफाइड होना चाहिए और उसको कस्टम ड्यूटी भी इंक्रीज करी है। फाइन, नेक्स्ट है एशियन पाम ऑयल एलियंस फॉर्म बाय द 5 साउथ एशियन कंट्रीज। ये देखो, ये जो एलियंस है वो बनाया गया, इट इज फॉर्म बाय द एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग कौन सी 5, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। जो सॉल्वेंट एक्सेप्टेड एसोसिएशन है इंडिया का, वो इसका सेक्रेटेरिएट है। एशिया अगर देखा जाए 40% ग्लोबल पाम ऑयल की डिमांड है, जबकि सबसे ज़्यादा इंडिया इंपोर्टर है अकाउंटिंग फॉर नियरली 15%। अगर देखा जाए तो जो बार्गेनिंग पावर कलेक्टिव देखी जाए और जो इम्पोर्ट्स हैं सस्टेनेबल है। एशियन पाम ऑयल एलियंस का काम करेगी सो दैट it will work to change negative image of palm oil and ensure that it is recognized as a high quality economical and healthy vegetable oil। मतलब जो भी पाम ऑयल क्योंकि इतना इम्पोर्ट होता है तो लोग इसकी इमेज खराब कर देते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, जो भी है तो उसकी नेगेटिव इमेज को चेंज करेगी और बोले कि नो इट इज़ गुड। इसके इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट में जो भी इसमें करप्शन आ गया या फिर मिलावट आ गया तो उसको सेफ गार्ड करेगी। कंज्यूमिंग कंट्री एंड इंक्रीज इन कंजप्शन बैम्बू करने। पाम ऑयल है कि एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पाम फ्रूट ऑफ इलेसिस गिनी जो कि एक अफ्रीकन ऑयल पाम और इलिस जो कि साउदर्न सेंट्रल अमेरिका में जो फ्रूट है वहाँ पाया जाता है। इट इज रिच इन विटामिन ए एंड ई और इसमें कोई ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होते, कॉमनली यूज किया जाता है फूड प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। इंडिया का इनिशिएटिव यही है तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जिसके अंदर हमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है सो दैट हम एडिबल ऑयल सेंट्रल लाइन बन सके। ऑयल पाम एड एक्सपेंशन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका हमें MSP बढ़ाना है ऑयल से ग्रोथ का, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022। रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज किया गया एनुअली सिंस 2017, किसका पार्टनरशिप करके इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन ऑफ यूनेस्को के साथ और अदर गूज पार्टनर है। गूज है कि परमानेंट ग्लोबल सिस्टम है जो क्या करते हैं मेराइन और ओशन डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, मॉडल करते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, पहली बार इन्होंने क्या किया, कुछ बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को हाईलाइट किया और देखा कि सिस्टम में क्या गैप्स हैं। इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ऑपरेशन सर्विसेज जो अलग अलग ओशंस में जैसे इंडियन, अटलांटिक, साउदर्न ओशन में जो भी ऑपरेशन सर्विसेज है उसमें कुछ इनइक्वालिटीज है। फाइंडिंग ये है कि ओशन में अगर देखा जाए जो कार्बन एमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर में वो 26 से 40% हो रहा है, ठीक है। 48% जो कार्बन एमिशन है वो तो एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जबकि और जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है बाकी वो ले लेता है। 5% प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसमें सी कैरी कर रहा है बायोकेमिकल सेंसर इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर। आर्गो प्रोफाइलिंग फोर्ट एरे वो 15% कम डाटा प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू प्री पैंडेमिक। रिकमेंडेशन है कि हमें क्या करना है, कैपेसिटी स्ट्रेंथन करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है टू कलेक्ट डाटा, फेयर डाटा असेस करना है, मतलब कि कुछ घबला नहीं करना है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम आर एसेंशियल टू रिड्यूस कॉस्ट टू जॉन रिस्क। फोरकास्टिंग इंप्रूव करने इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड बाय द फाइटोप्लांट। इंटरनेशनल आर्को प्रोग्राम है क्या, ये ग्लोबल एरे है 3800 फोर्ट्स का जो क्या करती है प्रेशर, टेम्परेचर और सैलिनिटी को मेजर करती है 2000 मीटर तक की, मतलब वर्ल्ड की ओशन की जो भी ओशन है उनके 2000 मीटर तक की डेप्थ को क्या करती है, ये सब चीज़ें बताती है। उसकी प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, सैलिनिटी क्या है। मेजर कंपोनेंट ऑफ बोथ गूज एंड ग्लोबल क्लाइमेट ऑफ सिस्टम का रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करती है फॉर ओशन एंड एटमॉस्फेरिक सर्विसेज।
नेक्स्ट है नीति आयोग टू ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर वाटर ट्रेडिंग ऑन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। नीति आयोग क्या कर रहा है, ड्राफ्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है कि किस तरह से हम वाटर में ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन कमोडिटी एक्सचेंज लाइक गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। वाटर ट्रेडिंग का मतलब कि किस तरह से हम वाटर को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, राइट इनेबलिंग वाटर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूजर टू अदर। जो मार्केट प्राइस है वाटर का वो उसकी डिमांड और सप्लाई को रिफ्लेक्ट करता है। ऑफकोर्स किसी भी चीज़ का जो मार्केट प्राइस है वो उसी की डिमांड और सप्लाई को रिफ्लेक्ट करता है। ऑलरेडी प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएस और अमंग होता है 2020 में। पहले तो ट्रेडेबल वाटर प्राइस है फ्यूचर इंडेक्स को लॉन्च किया जाएगा शिकागो स्टॉक एक्सचेंज पे। बेनिफिट करेगा, इससे हम एफिशिएंट वे में रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, वाटर सेविंग इंक्रीज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी टू मैनेज वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, फार्मर अगेंस्ट ड्रॉट रह सकेंगे, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा इन वाटर इकोनॉमी। कंसर्न्स क्या, पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू है क्योंकि जो पुअर और बच्चे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इसके रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, बिकॉज वाटर का स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत है हमारे इंडिया में। इसके अलावा प्रमोट करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लिविंग द स्टेट विद नो कंट्रोल ओवर दम। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रिलीजेज अ कंपनीज CSR अमेंडमेंट रूल 2020। रूल्स क्या करेगा भी, कंपनी CSR रूल 2014 के रूल्स को अमेंड किया जाएगा और कंपनी 2013। इसमें क्या, कंपनी एक्ट में क्या आएगा, जो कंपनी जिनकी नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा है या फिर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है या जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको आपको पता है 3 साल में 2% अपना पैसा खर्चना पड़ता है CSR एक्ट पर सोशल सोसाइटी के लिए। ठीक है, हाईलाइट करेंगे न्यू रूल्स से कंपनीज को मैंडेटरी किया जाएगा कि आपको जो अगर आपने CSR में जो भी बचा हुआ अमाउंट है उस फंड को यूटिलाइज करो विद इन द 3 फाइनेंशियल ईयर और उसको CSR कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी हर एक उस कंपनी को। ठीक है, मतलब सपोज करो आपको 2% खर्चना है, ठीक है, मान लो 5% का 2% कितना हो गया, ठीक है 10 लाख हो गया ना, हाँ 10 लाख हो गया, तो आपको ये खर्चना है 10 लाख में सपोज करो आपने 8 लाख बच गया तो 2 लाख बच गया। ठीक है, तो 2 लाख को उससे अगले 3 साल में बचना है और उसके लिए CSR कमेटी आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए एक्सपेंडिचर करना है और उसको इंक्लूड करना होगा CSR स्पेंडिंग में, तो वो 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले वो 5% था और 50 लाख था, विच एवर लेस था। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया उन बिजनेस के लिए जिनका CSR बजट 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो या फॉर ऑल प्रोजेक्ट विद एन आईटी ऑफ 1 करोड़ और मोर। ठीक है, न्यू फॉर्मेट होगा जो एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा उसको बोर्ड्स की रिपोर्ट में। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमिटी, CSR पॉलिसी। ठीक है, कुछ और है न्यूज़ में, छोटी छोटी न्यूज़ है। वोस्ट्रो अकाउंट, यूको बैंक पहला लेंडर बना है, मतलब जिसने RBI का अप्रूवल लिया है टू ओपन वोस्ट्रो अकाउंट विद गेंजुरपेनिया बैंक ऑफ रशिया फॉर रुपी ट्रेड। ठीक है, तो रुपी की ट्रेडिंग की जाएगी। वोस्ट्रो अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जो एक कोरस्पॉन्डिंग बैंक होता है वो होल्ड करता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक ऑफ कोरस्पॉन्डिंग बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल HSBC वोस्ट्रो अकाउंट इज हेल्ड बाय SBI इन इंडिया। ठीक है, इससे क्या होगा, रुपी को हेल्प मिलती है फ्रॉम मार्केट वॉलेटिलिटी और रशिया की हेल्प होगी एज इट कैन नॉट यूज स्विफ्ट सिस्टम। वोस्ट्रो कम हुआ है लेट इन वर्ड फॉर ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। SCBI अलाउ कर रियल इन्वेस्टमेंट स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को जिनकी वर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है कि वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड की तरह ही है। ठीक है, कंपनी की तरफ इशू किया जाता है अगर उनको फंड्स रेज करना है। ठीक है, ये अनसिक्योरिटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इशू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसिंग नोट। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे ऑफर की जाती है। एडवांटेज ये है कि कोई कोलेटरल रिक्वायरमेंट नहीं होता, मतलब कुछ आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता, लो फंडिंग हो सकता है, हाईली लिक्विड होता है, हाईली रिटर्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे उन्होंने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट इशू किया है, सो द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई करें जो कि प्रिस्क्राइब है इसमें। जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट करेगा वो कुछ प्रोविजंस हैं, सीट बेल्ट अलार्म्स को रिप्लेस करेगा फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर विद ड्राइवर एंड ऑल अदर फ्रंट फेसिंग सीट ऑक्यूपेंट। सीट बेल्ट अलार्म्स ड्राइवर के और फ्रंट रो को पैसेंजर को मैंडेटरी किए जाएंगे, 2019 में ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने देखा अगर आप कार में बैठे हो सीट बेल्ट नहीं लगा दो तो वो अलार्म बच जाएगा, है ना, तो ये स्टैंडर्ड को ऐलान किया जाएगा विद इंटरनेशनल रेगुलेशन UN रेगुलेशन नंबर 16। 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने कंसर्न रेज किए हैं कि किस तरह से जो 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम है वो एयरक्राफ्ट के रेडियो एल्टीमीटर के साथ इंटरफेयर कर सकता है। रेडियो एल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट हाइट अबव टेरेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एयरक्राफ्ट सिस्टम को। सी बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड है, इसने हर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये फास्टर 5G स्पीड और बैटरी कवरेज प्रोवाइड करता है। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए अल्टीमीटर यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज ये प्लेन की जो कितनी हाइट है उसकी प्रिसाइज वे में मेजर करता है। नेक्स्ट है पुनीत सागर अभियान, अभी के यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने साइन किया MOU नेशनल गैजेट कोड के साथ, सो दैट हम प्लास्टिक पोल्यूशन के इशू को टैकल कर सकें थ्रू PSN टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। इसका एम है कि हमें अवेयरनेस इंक्रीज करने में लोकल पॉपुलेशन की किस तरह से हम बीचेस या रिवर्स को क्लीन रख सकते हैं। इसका एम ये कि लोकल लोगों को एजुकेट करना, उनको सेंसिटाइज करना बहुत ज़्यादा स्वच्छ भारत।
नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एमओयू साइन किया विद ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड सो दैट हम सरफेस टू सर्वे ब्रह्मोस मिसाइल के डुअल रूल को इंप्लीमेंट कर सके। ब्रह्मोस 2 स्टेज मिसाइल है जिसके अंदर जो प्रोपेलेंट सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है एज इट फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे लिक्विड आर्मजेट इंजन है, ठीक है। इसको लॉन्च किया जाता है आइदर फ्रॉम लैंड, एयर, सी एंड अंडर वाटर। फास्ट जो क्रूज मिसाइल है उसकी स्पीड 2.8 माच है, मैच मतलब स्पीड ऑफ साउंड जितनी है। इसका जो नेम डिवाइड है वो ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को है, क्योंकि इंडिया और रशिया की है तो ये इंडिया यहाँ से रशिया की रिवर है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ऑपरेट ऑन फायर एंड फ्लोट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ड्वार्क टेक्निक, यूएस के जो मेट्रोलॉजिस्ट है वनी ड्वार्क, उनको अभी ड्वार्क टेक्निक डेवलप करने के लिए क्रेडिट किया गया था, उनको वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं। ड्वार्क टेक्निक है कि स्टैटिस्टिक मेथड है जिसे हम एस्टिमेट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बेस्ड ऑन क्लाउड पैटर्न और सेटेलाइट इमेजरी। ये करता है क्या यूज़ करता है, एक इंफ्रारेड और विजिबल सेटेलाइट इमेजरी को यूज़ करता है जिसमें हम किसी भी ट्रॉपिकल सिस्टम की इंटेंसिटी को एस्टिमेट करना है। ये इंटेंसिटी को क्वांटिफाई करता है 1 से 8 स्केल पे, ठीक है। 3 नंबर बोलते हैं, फाइनल आउटपुट को करंट इंटेंसिटी नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया एंड विस्टा ने एमओयू साइन किया विद द CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सो दैट नेट जीरो एमिशन को अचीव कर सको। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है तो उन्होंने एग्री किया है कि वो ग्लोबल जो नेट जीरो एमिशन के टारगेट 2050 तक के उसको उस टारगेट को सपोर्ट कर रहे हैं। फाइन, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इसको बायोफ्यूल नहीं बोला गया बिकॉज सस्टेनेबल फीडस्टॉक से प्रोड्यूस होगा, चाहे कुकिंग ऑयल हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, फैट फूड हो जाएगा। ट्रेडिशनल जेट फ्यूल है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें एमिशन ज़्यादा होते हैं, अगर हम बायोफ्यूल यूज़ करेंगे तो उसमें हम कार्बन एमिशन 80% रिड्यूस कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो पहला है पुराने जज जस्टिस एल नजीर राव हैं, इनका अपॉइंट किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट वुमेन IOA कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया था 1927 एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। ऑटोनॉमस बोर्ड है रिकॉग्नाइज किया गया अंडर ओलंपिक चार्टर। इसको रिकॉग्निशन भी दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। इसका मेन रोल है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, कंडक्टिंग लोकल स्पोर्टिंग इवेंट। मेंबर्स कौन कौन है इसमें, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस, IOC मेंबर्स और कुछ मल्टी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में, ताजिकिस्तान कैपिटल रोजान पर रिसेंटली लोगों को यहाँ मारा गया और इंजर्ड किया गया इन द वायलेंट बॉर्डर क्लैशेस बिटवीन द किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल फीचर्स, ये सब काम आपका करना, ठीक है। किर्गिस्तान क्या है, अगेन यहाँ पर आप देखने का कि लोकेटेड है सेंट्रल एशिया में, बाउंड्री पे क्या है, माउंटेन्स कौन कौन से, तीन है, हाईएस्ट पीक कौन कौन से, मिनरल सोर्सेज कौन कौन से। फाइन, तो गाइस यहाँ पर अपना जो 23 सितंबर है इसकी भी कवर होगी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 सितंबर की, तो इससे जो हमारा लास्ट वीक का है वो पूरी न्यूज़ उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। यस, वेट या 10th इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम ट्राइलेटरल मिनिस्टर कमीशन हेल्ड, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी है। अभी क्या है जो ITMC दैट इज द इंडियन ब्राजील साउथ एक सेकेंड, ITMC दैट इज द, हाँ ये जो पूरा फोरम है दैट इज द इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम का ट्राइलेटरल मिनिस्टर कमीशन, इसको फॉरेन मिनिस्टर की लेवल पे मीटिंग हुई है और इसका न्यूयॉर्क में हुई है, जिसको चेयर किया गया बाय इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इन्होंने क्या किया, IBSA कॉर्पोरेशन के पूरी चीज़ों को रिव्यू किया और डिस्कशन किया ग्लोबल इश्यूज़ में, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म पे, टेररिज्म कैसे काउंटर कर सकते हैं, ये रीजनल इश्यूज़ पे भी उन्होंने डिस्कस किया, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस या यूक्रेन के सिचुएशन में। IBSA क्या, इसको G3 ग्रुप भी बोले जाते हैं, और जो IBSA डायलॉग फोरम है वो ब्राज़ील डिक्लेरेशन 2003 के बाद इसका नाम पड़ा। जिसमें मेंबर्स है वो डेमोक्रेसी है और जो मेजर इकोनॉमीज है 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है जो सिमिलर चैलेंज देख रही है, ठीक है। जैसे इंडिया आ गया एशिया से हो गया, ब्राज़ील हो गया साउथ अमेरिका से हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया वो अफ्रीका से हो गया, ठीक है। तो 3 कंट्री का जो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है तो एक जैसी हैं और एक जैसे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। फाइन, ये बेस्ड है ऑन द स्पिरिट ऑफ साउथ साउथ कॉर्पोरेशन और SSC दैट इज द कोलैबोरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्री। इंडिया 6 IBSA समिट को होस्ट करेगा ऑन द साइलेंस ऑफ G20 समिट नवंबर 2022 में। इनिशिएटिव क्या है, IBSA फंड यूज़ किया गया फॉर पावर्टी एंड हंगर एलिवेशन, ठीक है। 14 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कोऑपरेट करते हैं ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। IBSA बिजनेस फोरम को लॉन्च किया 2005 में और CIA कोऑर्डिनेट करता है इंडिया के पार्टिसिपेशन को। SSC क्या है, SSC दैट इज द साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस, इसके अंदर डेवलपमेंट और सोल्यूशंस को शेयर करते एक्सचेंज करते हैं अमंग कंट्रीज। जो डिवीजन है नॉर्थ एंड साउथ का इज यूज टू रेफर टू द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री में। हर एक कंट्री को नॉर्थ, जिससे हम यहाँ पे नॉर्थ या साउथ लोकेशन से नहीं डिफाइन करें, हम ये बोल रहे हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है जो कि अच्छी लाइफ जी रही है और एक साउथ है मतलब जो बेकार जी रही है, मतलब अपोजिट है। राइट, नेक्स्ट है
1 ईयर ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अभी 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, जो भी हमारा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटीग्रेट करें और उसको डेवलप किया हमने। फीचर क्या, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 5 साल के लिए। कंपोनेंट क्या, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर जिसको जनरेट किया जाएगा सिटीजन के द्वारा, जिससे होता है उनके जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो लिंक हो सके। आभा ऐप को यूज़ किया जा रहा है जिसके अंदर पेशेंट क्या करेंगे, अपने हेल्थ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट सिक्योर रहेगी वो, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एक रिपोजिटरी है जिसके अंदर सभी जो कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इसमें अवेलेबल रहेगी। डाटा है सारा, रिपोजिटरी का मतलब कहते हैं डाटा, ठीक है। यूनिफाइड हेल्थ सर्विस होगा टू इनेबल अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल हेल्थ सर्विस बिटवीन पेशेंट हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। आप देख सकते हो एबीडीएम इकोसिस्टम है कि इसके अंदर क्या अलग अलग लोग हैं, पॉलिसी मेकर हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडर हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लैब, फार्मेसी हो गया। कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ टेक कंपनी हो गया। हेल्थ के प्रोफेशनल हो गए जैसे डॉक्टर्स हो गए, मॉडर्न फैसिलिटीज, अदर प्रैक्टिशनर हो गए। थर्ड सेक्टर हो गया जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, जैसे कुछ एसोसिएशन हो गया, एनजीओज वगैरह हो गए। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हैं जैसे प्रोग्राम मैनेजर हो गया, रेगुलेटर हो गया। फाइन, बेनिफिट्स क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव में पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को इक्वली क्वालिटी हेल्थ के प्रोवाइड कर सकते हैं बाय इंकरेजिंग दैम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा हम इनोवेशन कैटलाइज कर सकते हैं और जो भी जनरेट कर सकते हैं फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट है गाइडलाइंस ऑन स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-2023 लोन। ये स्कीम होगी 2020-21 में 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब कि लंबा प्रोजेक्ट जो 40-50 साल चले, जैसे मान लो कोई डैम बनाना है या फिर कोई भी मतलब ब्रिज बनाना है बड़ा, ठीक है, तो जो लंबा चलता है तो उसमें वो रहेगी आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस 1 लाख करोड़ की दी गई है स्टेट्स को। फीचर्स क्या है, जो लोन होगा स्कीम के अंदर वो इट वुड बी ओवर एंड अबव द नॉर्मल फोरिंग सीलिंग अलाउड टू स्टेट्स फॉर द दिस ईयर एंड शुड बी स्पेंड इन द सेम ईयर। मतलब कि अगर सपोज कोई किसी को हमने 40 साल का लोन दिया है तो 40 साल में हर साल उनको जितना पैसा उतना दिया जाएगा, ये नहीं कि एक ही बार में 40 साल का लोन दे दें, नहीं, ठीक है। और उसी साल में अगर तुमको 1 साल में दे दिया 1 करोड़ दे दे तो वो 1 करोड़ उसी साल में यूज़ करना है, अगर जो रह जाएगा वापस तो वो वापस लिया जाएगा। फंड्स नॉट यूज बाय द स्टेट विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड मे बी एलोकेटेड टू द अनदर स्टेट, ठीक है। 7 पार्ट है स्कीम की कैपिटल वर्क के लिए। देयर इज द पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान विल रिसीव प्रायोरिटी। गति शक्ति आपको पता है जिसमें कनेक्टिविटी करनी है, पीएम गति शक्ति रिलेटेड एक्सपेंडिचर, पीएम ग्राम सड़क योजना, इंसेंटिव फॉर डिजिटाइजेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, अर्बन रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट एंड मॉनिटाइजेशन। इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट एलिजिबल है, जो अभी चल रहे हैं प्रोजेक्ट या कोई नए प्रोजेक्ट हो गया, स्टेट्स उस तरह के प्रोजेक्ट्स को सबमिट कर सकते हो हायर वैल्यू देन द फंड्स एलोकेटेड इंडिकेटिंग द प्रेफरेंस प्रायोरिटी। एक्सक्लूजन किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में एक्सक्लूड नहीं है, जिनकी कैपिटल 5 करोड़ से कम है और कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स वो इसमें कवर नहीं है। सिग्निफिकेंस होगा स्कीम का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ठीक है। फ्यूचर प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होगी और हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है Office of Registrar General and Census Commissioner releases the Sample Registration System Statistical Report 2020। ये सोर्स ऑफ द वेरियस डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इन इंडिया, ये हमारी फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स का एस्टिमेट बताता है। अगर हम पढ़ लेते हैं कुछ फाइंडिंग, जो क्रूड बर्थ रेट है मतलब वो बर्थ जो 1000 पॉपुलेशन पे कितना है, 2014 में ये था, 2019 में और घटा है, 2020 में और घट गया, ठीक है। एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, सेकेंड क्रूड डेथ रेट कितना है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन 6.76 बढ़ गया। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, जो एक वुमेन एक अपनी लाइफ टाइम में बच्चे पैदा करती है, 2014 में 2.4 था, 2.1 रह गया, 2020 में 2 रह गया, एवरेज में से 2.1 होना चाहिए। न्यूनेटल मोर्टेलिटी वो लोग जो बच्चे 1 महीने से पहले मर जाते हैं 28 डेज में 1000 में से, तो घट के 20 हो गया, विच इज अ गुड इंडिकेटर, ठीक है। 6 स्टेट्स है जिनका नेट मोर्टेलिटी 12 से कम है, केरला, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, और फिर ये आप देख सकते हो 39 से 28 हो गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी, जो बच्चे 5 साल से पहले मर चुके हैं, 14 से 20 हो चुका है। 11 स्टेट्स का मोर्टेलिटी रेट 25 से कम है, दैट इज केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन सोर्स करती है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, किस तरह देख सकते हैं कहाँ पे डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, पॉपुलेशन कंट्रोल बताता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एन एडिक्वेट इवैल्यूएशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम इन द हेल्थ सेक्टर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट न्यूज़ है Quad countries signed guidelines for the Quad partnership on humanitarian assistance and disaster relief in the Indo-Pacific। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में करूँगी, इस पार्टनरशिप को इसलिए डिज़ाइन किया गया सो हम क्या कर सके, इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी चैलेंजेस हैं, वल्नरेबिलिटी है, उन पर काम कर सके, ठीक है, और एक फ्रेमवर्क बना सकें किस तरह से जो क्वाड पार्टनर्स हैं, दैट इज द USA,
अपना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान वो काम कर सकेंगे टू कोऑर्डिनेट देयर डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन इन द रीजन। ये मैकेनिज्म से कहेगा कैपेसिटी कैपेबिलिटी पे काम करेगा, इंटरऑपरेबिलिटी भी, और किस तरह से हम जो ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर काम करेगा। रिस्पॉन्स और ऑपरेशन गाइडेड बाय द कोर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। कहीं भी कंट्री में कुछ हो रहा है हम उसके कंट्री में हेल्प करेंगे, और ये ह्यूमैनिटी और इम्पार्शियलिटी पे बेस्ड है, एज आउटलाइन इन द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 4182। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। अगर कहीं पे भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज हो रहा है तो वहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। जो क्वाड है, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इट इज एन इंफॉर्मेशनाइजेशन ऑफ इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। कोर ऑब्जेक्टिव है कि हमें रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, फ्रीडम, नेविगेशन, लिबरल ट्रेड सिस्टम है। ये मैरीटाइम डेमोक्रेसी का एलियंस है, और फोरम का काम ये है मीटिंग करती हैं, सम रेगुलर समिट्स करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं मिलिट्री बेस पे। क्वाड कोई मिलिट्री एलियंस नहीं है फॉर इंडिया, बट मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एफर्ट है फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एंटी स्मगलिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड टू इंक MOU विद इंडियन ऑयल, भेल एंड गेल फॉर कोल टू केमिकल प्रोडक्ट्स। अभी का जो MOU साइन किया गया है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोल टू केमिकल प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, केमिकल्स बनाएंगे कोल के हेल्प से थ्रू द सरफेस कोल गैसिफिकेशन रूट, इस रूट के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा न्यूज़, क्योंकि आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जैसे बायो फर्टिलाइजर क्या हो गया, कोल क्या हो गया, सरफेस कोल गैसिफिकेशन क्या, ये पूछ सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट है 2030 का, उसको हम उसको अचीव कर सकते हैं, और ये सेट किया गया टारगेट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। इस रूट के थ्रू क्या करते हैं, हम कोल को कन्वर्ट करते हैं सिन गैस में, जिसको आगे यूज़ किया जाता है फॉर वैल्यूएटेड केमिकल। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो डाईमिथाइल ईथर, सिंथेटिक नेचुरल गैस, अमोनियम नाइट्रेट होते हैं, इसके प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम ये नहीं करें तो फिर हम ये कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना कहीं कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बचेगा। कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोल को हम पहले पार्शियल ऑक्सीडाइज करते हैं एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू प्रोड्यूसिंग गैस, जिसे हम सिंथेसिस गैस या प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं। ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स का। इशूज़ क्या है, प्रोड्यूस फ्यूल्स की हायर कॉस्ट बहुत होती है, इंडियन कोल अच्छा नहीं है। आपको पता है 3 तरह का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमेन कोल, और एक और होता है जो सबसे अच्छा कोल होता है वो कौन सा होता है यार, एक मुझे दिमाग से निकल गया, लो ग्रेड ऑफ इंडियन कोल एंड हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो कैसे बनता है कार्बन फीडस्टॉक। देखो कोल भी 3-4 तरह का होता है, कोल हो गया, पेटकोक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसे क्या करते हो, वाटर में मिक्स करते हो, मिल्क करते हो, उसको ऑक्सीडाइज करते हो। ठीक है, फिर गैसीफायर में करते हो, जिसमें सॉलिड नीचे चला जाता है, गैस ऊपर आ जाता है, जो गैस वेस्ट बाहर चला जाता है। ठीक है, जो गैस ऊपर जाता है वो सबसे पहले पार्टिकल्स स्क्रबर में जाता है, फिर उसके बाद वो मर्करी रिमूवल में जाता है, मर्करी रिमूवल से मर्करी निकल जाता है, फिर गैस क्लीनअप प्लांट से होता है, उस क्लीनअप प्लांट से हम हाइड्रोजन सल्फाइड निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, सल्फर को रिमूव कर देते हैं। अभी गैस क्लीन हो गई, क्लीन होने के बाद और सेपरेट होती है, उस सेपरेशन में क्या होगा, फाइनल सेपरेशन में हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी, और इसी को हम सिन गैस बोलते हैं। ठीक है, और अब इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो मिथेनॉल, मिथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, मिथाइल एनहाइड्राइड वगैरह में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपनी छोटी छोटी न्यूज़। कैरिबियन कम्युनिटी, दैट इज द कैरिकॉम। अभी के जो 4th इंडिया कैरिकॉम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है, कहाँ पे, इट वाज हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में। कैरिकॉम यहाँ पे कैरिबियन कम्युनिटी कॉमन मार्केट रीजनल ग्रुप है 20 कैरिबियन कंट्रीज का। इसको एस्टेब्लिश किया 1973 में थ्रू द ट्रीटी ऑफ चगुरमाना। लेटर इसको 2002 में रिवाइज कर दिया, टू एस्टेब्लिश सिंगल मार्केट एंड सिंगल इकोनॉमी। 4 मेन पिलर्स हैं इसकी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी। नेक्स्ट है वार क्राइम। रोम स्टैट्यूट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अकॉर्डिंग वार क्राइम किसे बोला जाता है, जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लॉज को सीरियस वायलेट किया जाता है ड्यूरिंग अ डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट और वॉर। ठीक है, मतलब उस एरिया में अगर वॉर है तो वहाँ पे सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट कर दिया। जैसे जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैन हैपन इन पीस टाइम और ड्यूरिंग द यूनिलेटरल एग्जीक्यूशन ऑफ मिलिट्री ट्राउन। जो डेफिनेशन है डिराइव हुई थी फ्रॉम 1949 जिनेवा कन्वेंशन। ये बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शन ऑफ अ स्टेट और इट्स मिलिट्री। एवलांचे मॉनिटरिंग रडार एक एनएमआर है, पहली बार जो कि इंडिया में उसको इंस्टॉल किया नॉर्थ सिक्किम में। इसका कैपेबिलिटी कि वो एवलांचे को डिटेक्ट कर सकता है। एवलांचे जैसे लैंडस्लाइड होती है, जो माउंटेन्स का होता है, एवलांचे स्नो का होता है, दैट फ्लो डाउन अ माउंटेन विद इन द 3 सेकंड ऑफ फिगर। इसको ऑपरेशन किया गया बाय आर्मी एंड डिफेंस इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जो कि लैबोरेटरी अंडर डीआरडीओ। इसका काम ये है कि वो एवलांचे हजार्ड्स को फोरकास्ट करती है, और ये एवलांचे हजार्ड यूजली फेस किया जाता है बाय आर्मी इन द हिमालयन रीजन।
पोषण वाटिका, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इकट्ठे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर पोषण वाटिका को सेटअप किया जा रहा है 4.37 आंगनबाड़ी सेंटर्स में ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पोषण माह 2022। पोषण वाटिका को सेटअप किया जाता है जिसके अंदर हम ईजी और अफोर्डेबल एक्सेस देते हैं फ्रूट्स का, वेजिटेबल, मेडिसिन प्लांट और हर्ब्स का। पोषण माह जो ये पोषण फेज 2 का पार्ट है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस मंथ में कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करना जैसे माल न्यूट्रिशन, जैसे प्रेवलेंट अमंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड ऑल्सो लैक्टेटिंग वुमेन। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। मलावी पहली कंट्री बनी साउथ अफ्रीका में जिसने ट्रैकोमा का एलिमिनेट डिक्लेयर कर दिया। 2017 में इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया था। WHO के अकॉर्डिंग एक्टिव ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, जब अगर पिछले 10 इफ तक जो एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है 10 साल के नीचे बच्चे में इज लेस देन 5%। ट्रैकोमा एक इन्फेक्शन होता है आइज का विच इज कोज्ड बाय दिस बैक्टीरिया। ये कॉन्टेक्ट से मतलब कम्युनिकेबल है, जो स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टेक्ट विद द आइज, आईलिड एंड नोज और थ्रोट एक्सप्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड फीवर। इट इज रिस्पॉन्सिबल, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है और इस वक्त 1.9 मिलियन लोगों को हुआ भी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने अभी मैरिजुना को रिटेन किया इन वाडा लिस्ट ऑफ बैंड सब्सटेंसेस, ठीक है, डिस्पाइट कॉल टू चेंज इट्स स्टेटस। देखो आपको पता है कि जो भी एथलीट्स होते हैं वो कुछ ड्रग्स को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो इसका मतलब वो टेम्परेरी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाडा की लिस्ट में मैरिजुना को बैन किया हुआ था, लेकिन अभी उसको रिटेन करके रखा है। मैरिजुना रेफर्स टू द ड्राइड लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड सीड फ्रॉम द कैनबिस सटिवा और कैनाबिस। वाडा को एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो क्लीन स्पोर्ट को इंश्योर करती है थ्रू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंडा। ये लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस की मतलब इसमें कौन कौन सी सब्सटेंस है जो एक एथलीट कंज्यूम नहीं कर सकता उसकी लिस्ट है इसमें, विच मीन एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया, दैट इज द पोटेंशियल टू एनहेंस परफॉर्मेंस आपके एनहेंस कर देते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ हेल्थ रिस्क टू द एथलीट एंड वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष स्वास्थ्य योजना। आयुष स्वास्थ्य योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका काम ये है कि जो क्लासिकल आयुष इंटरवेंशंस हैं उनको काम करती है सो दैट हम कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रमोट कर सकें। इसके अलावा वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर एस्टेब्लिशमेंट आयुष मेडिकल हेल्थ यूनिट इन रेप्यूटेड आयुष एंड एलोपैथी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू प्राइजेस 2023। अभी तो ब्रेक थ्रू प्राइजेस हैं वो 2010 में क्रिएट हुए थे बाय ग्रुप ऑफ सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स। दीज आर मोस्टली रिच एंड्रॉइड अवार्ड्स इन साइंस। हर एक प्राइज $3 मिलियन कैरी करते हैं और मोर देन $1 मिलियन फॉर अ नोबल विनर। इन प्राइजेस को ऑस्कर ऑफ साइंस भी बोला। 3 प्राइजेस अवार्ड दिए गए इस साल। लाइफ साइंसेज कैटेगरी में किया जाए जहाँ पे प्रेडिक्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को, डिस्कवरिंग द कोर्स इन माइक्रोस्कोपी, मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल, कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स में पर्टेन वर्क इन क्वांटम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट और बस पर्सनैलिटी न्यूज़ है मैडम भिकाजी कामा। इन शी वॉज अ एक्टिव मेंबर ऑफ अभिनव पारा जो कि रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर ग्रुप था और जिनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इन्होंने श्यामजी वर्मा का असिस्ट किया था इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी को भी फाउंडर किया था। इंडियन नेशनल फ्लैग का पहला वर्जन इन्होंने ही बताया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कन्वर्जन इन जनवरी 1907 में। इन्होंने वीकली जो एक वंदे मातरम मदन तलवार था उसको भी लॉन्च किया था 1909 में, राइट। वैल्यू क्या था, शी वॉज करेजियस, नेशनल एंड लीडरशिप। लास्ट न्यूज़ है प्रेसिडेंट न्यूज़ उर्गे। इंडिया और अर्गे ने मीट किया सो दैट हम किस तरह से एग्रीकल्चर में कोऑपरेट कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर किया। उर्गे साउथ अमेरिकन कंट्री है, क्या हम किसको कैरी करती है ये आपको खुद पढ़ना है। ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, बॉर्ड में क्या करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने जो लास्ट वीक का पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। 22, 23, 24 डेली कंटेंट्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।